नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है और ये सीरीज है बुक बैंक। और इस बुक बैंक सीरीज में आज हम फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं विपिन चंद्रा जी की आधुनिक भारत के इतिहास बुक के अध्याय नंबर 11 को लेकर के। विभिन्न अध्यायों को कवर करते हुए अब हम अध्याय 12 में पहुंच चुके हैं, माफी चाहेंगे 12 में पहुंच चुके हैं, जो कि स्वराज के लिए संघर्ष भाग 1 के रूप में एंटाइटल्ड है। तो इसमें भी लगभग हम समापन की ओर हैं। आप इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से स्वराज के लिए संघर्ष का प्रारंभ हुआ है, उद्भव हुआ है, और गांधीयन युग का ये पहला फेज माना जा सकता है इसको। ठीक है, अगर इस अध्याय को हम ये कह दें कि गांधीयन युग यानी कि गांधी युग भाग 1 अगर हम इसे कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर जो भूमिका निभाने वाले जननायक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम यहां पर सामने आ रहा है वो गांधी जी ही हैं। हालांकि इससे पहले भी कई सारे जननायक हुए, लेकिन वो राजनीतिक जननायक थे और जो कि ब्रिटिश सरकार के साथ जो उस समय कानून लागू थे उन कानून के माध्यम से ही एक रास्ता निकालना चाहते थे जिससे कि वो भारत को आजाद करा सके। इनफैक्ट हम उसे आजादी कह लें या यूं कह लें कि इससे पहले के राजनेताओं का एक फोकस ये भी दिखाई देता है कि जो नागरिक अधिकार होने चाहिए, जो भारत के व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार उन्हें मिले, भले ही शासन ब्रिटिशर्स का रहे। तो इसमें नरमपंथी हैं, गरमपंथी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन अब गांधीवादी विचारधारा यहीं से शुरू होगी। तो गांधीवादी विचारधारा शुरू होने से पहले गांधी विचारधारा है, गांधी की स्वयं की विचारधारा भी यहाँ पर है। धीरे धीरे उनके प्रभाव से जब लोग प्रभावित होने लगेंगे तब गांधीवादी विचारधारा से नए युग का शुरुआत होगा। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें हम पिछले 2 सेशन में कवर कर चुके हैं। इनसे संबंधित MCQ अगर आपके मिस हो गए हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। आज पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे, खास तौर से अगर देखा जाए तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 के बीच में किस प्रकार की सामाजिक घटनाएं घटित हुई हैं, किस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं, किस प्रकार की राष्ट्रवादी घटनाएं घटित हुई हैं, इन सब के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी और इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो MCQ के माध्यम से ही चलेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये 10,000 MCQ का एक पूरा बुक बैंक सीरीज है, जिसमें पहले हम कवर कर रहे हैं विपिन चंद्रा जी की किताब को। ठीक है, चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं और इसी के माध्यम से अध्याय में दी गई जो दूसरी चीजें हैं उनको समझते भी चलेंगे। प्रश्न आपके सामने है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में असत्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है खिलाफत आंदोलन के संबंध में असत्य क्या है। तो लिखा है, नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने मांगे न मानने पर सरकार से सहयोग करना बंद कर देने का फैसला लिया। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखिए, इससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं। नवंबर 1919 की बात आ रही है। वैसे तो हम पिछले सेशन में भी इन सब चीजों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके उपरांत जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उन्होंने तमाम सारे देशों से कुछ वादे किए। इसी में से एक देश है तुर्की। जहां का जो शासक था, जहां का जो शासक है, उसे लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वो खलीफा थे। खलीफा का मतलब इस्लामिक धर्मगुरु थे। इनको इस्लामिक धर्मगुरु के रूप में देखा जाता था। तो लोग ये चाहते थे या ये जानते थे कि इनके खिलाफ जो है अगर कोई काम किया गया तो पूरे विश्व के जो मुस्लिम हैं वो एकजुट हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। इसका असर आपको भारत में भी देखने को मिला और भारत के मुस्लिम्स ने भी तुर्की शासक, जो कि जिन्हें कि वो अपना खलीफा मानते भी हैं या राष्ट्रगुरु धर्मगुरु मानते हैं, तो उनके खिलाफ जो अत्याचार है उसे समाप्त करने का उन्होंने आह्वान किया। जॉर्ज लॉयड नाम के उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने ये वादे किए थे कि हम इनके सम्मान में सारी चीजें इन्हें वापस करेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बाद में तुर्की जो है वो विभाजित कर दिया गया, उस्मानिया सल्तनत जो है उसका विभाजन कर दिया गया, और इस चीज से भारत के जो मुस्लिम हैं, अन्य देशों की तरह ही भारत के मुस्लिम भी खासे नाराज थे और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू करी या उठाई। तो यहां पर एक बात लिखी हुई है, दिल्ली में ये एक आयोजन हुआ था
दिल्ली में, और दिल्ली में ही नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का एक मीटिंग हुआ, जिसमें उसने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार कौन सी है? ब्रिटिश सरकार है उस समय, सरकार से सहयोग करना बंद करने का फैसला लिया, यानी सरकार से असहयोग करने लगेंगे। ये बात घोषणा में कही गई थी दिल्ली में। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही है, और पूछा यहां क्या जा रहा है, असत्य कौन सा है? तो ये वाला कथन तो सही है, इसमें गलती नहीं है। फिर पूछा गया है, मुस्लिम लीग राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय या राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा सहयोग किया। देखिए, एक तो हमारा खिलाफत आंदोलन चल रहा है। खिलाफत जो आंदोलन है, क्या ये मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने बताया था कि इसका आह्वान जो है 2 अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद तमाम सारे मुस्लिम जो नेता हैं वो इसमें शामिल होने लगे थे, और जो मुस्लिम लीग है उसने भी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। स्वाभाविक सी बात है, वो करेंगे। लेकिन तत्कालीन समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपनी विचारधारा लेकर के सामने आ रही है। गांधी जी सहित दूसरे जो लोग हैं और जो अन्य कांग्रेसी नेता हैं वो ये चाहते हैं कि देखिए, भारत में हिंदू ये भी परेशान है, मुस्लिम चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, ठीक है, चाहे वो महिला हो, युवतियां हो या युवक हो, किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक हो या फिर जनजातीय लोग हों, जनजातीय लोग, राष्ट्र के अंदर रहने वाले ये विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस ने पाया कि सब ब्रिटिश सत्ता से परेशान है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो ना हिंदुओं को खुश रख पा रहे हैं, मतलब आप समझिए, ये एक विशेष बात है कि ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के विरोधी हो चुके हैं। वो उसका रीजन क्या है? साम्राज्यवादी विचारधारा है ना इनकी। इनको इस बात से मतलब नहीं समझ में आता है कि किसी संप्रदाय को हमारे शासन से तकलीफ है या नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, या इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद में भी कि इन्हें मालूम था कि हम यहां पर स्थायी तो रहने वाले हैं नहीं। हो सकता है शुरुआत में ऐसा रहा हो कि ये स्थायी यहां रहने के विचार से अपनी पॉलिसीज लाए हों, लेकिन अपनी पॉलिसीज वापस नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतना तो ये गैर समझदार नहीं हो सकते हैं संभवतः कि इन्हें मालूम ना हो कि हम अत्याचार भी करेंगे और एक दिन विद्रोह नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि इतने बेवकूफ ब्रिटिशर्स रहे होंगे, पर वो ये जरूर जानते थे कि जब तक विद्रोह हो तब तक अधिक से अधिक हम लूट कर लें। तो स्वभावतः खिलाफत आंदोलन जिसमें मुस्लिम शामिल हैं, उनको जो पीड़ा है वही पीड़ा कहीं ना कहीं इनको सब लोगों को है। तो क्यों ना इस समय जिस आंदोलन ने जोर पकड़ रखा है, उस आंदोलन और इनके द्वारा चलाया जाने वाला या इनके नेतृत्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाया जाने वाला जो आंदोलन है उसको एक दृष्टि से देखा जाए। तो यहां पर यही बात है कि मुस्लिम लीग ने राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा समर्थन किया, पूरा का पूरा समर्थन किया, क्योंकि मुद्दा जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का है, और मुस्लिम लीग के सदस्य और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन के जो लोग हैं वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और कांग्रेस भी ऐसा करने के लिए तैयार है। तो फिर एक मंशा क्यों ना हो? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उस समय के 2 बड़े नेता हैं, गांधी जी तिलक से बहुत प्रेरित हैं, बीजी तिलक से, और आपको मालूम ही है कि उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने भी अपना काफी अच्छा स्थान बनाया है। बंबई में आपने जो गणेश उत्सव है और जो मराठा महोत्सव है, शिवाजी महोत्सव, वो सब मना करके एकजुटता लाने का प्रयास किया था। गांधी जी ने और तिलक ने हिंदू मुस्लिम एकता का इसे एक अच्छा अवसर समझा। किसे? ये खिलाफत आंदोलन को।
गांधी जी देख पा रहे हैं कि अब ये सब चीजें जो है ना, ये संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आ रही हैं। गांधी जी ये देख पा रहे हैं, तिलक जी ये देख पा रहे हैं कि इसे संप्रदाय को ना दे, इसे संप्रदाय का रूप ना दे करके यदि अगर इसे एक राष्ट्र का रूप दिया जाए, यदि ये कहा जाए कि आप सब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हैं तो भारत के रहने वाले, एक राष्ट्र के रहने वाले नर नारी, बच्चे, वृद्ध, जनजातीय लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, जाति के लोग, एक राष्ट्र के रहने वाले, ये सब एक सत्ता से कह सकते हैं परेशान है, तो इसे एक राष्ट्र का रूप दिया जाए। ये ना दिया जाए कि हम मुस्लिम परेशान है तो हम देख लेंगे, तुम हिंदू परेशान हो तो तुम देख लेना। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि गांधी और तिलक ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा अवसर समझा। ये स्टेटमेंट भी सही है। तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करने पर गांधी तिलक ने असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। यह वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि गांधी और तिलक ने शांति समझौता जो है, जिस प्रकार से जो डिमांड्स रखी गई थी खिलाफत आंदोलन के लोगों के द्वारा, अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो इन लोगों ने कहा कि हम भी जो है असहयोग आंदोलन छोड़ देंगे। सीधी सी बात है। तो भाई यहां तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, ये सब सही हैं, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो सभी चारों सत्य हैं। ये यहां पर आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। जून 1920 में इलाहाबाद में, अगस्त 1920 में बंबई में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में, दिसंबर 1920 में नागपुर में। देखिए, असहयोग आंदोलन जिसे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, असहयोग आंदोलन जिसे क्या कहा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंग्लिश में आप इसे साधारण तौर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। 1920 में शुरू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या ये है कि 1920 की तो लगभग सारी डेटें आती हैं। अब देखिए ऐसा है, सबसे पहले जून 1920 की बात करते हैं। जून 1920 की बात करें तो इलाहाबाद में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ। सभी दल, सर्वदल सम्मेलन हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में ये फैसला लिया गया कि जो भी सरकारी जो चीजें हैं, मतलब ब्रिटिशर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिसेज हो, ठीक है, कोई भी ऑफिस हो या फिर विधानसभा वगैरह हो, कुछ भी, इन सब का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए या इसमें जाने से इनकार कर दिया। सरकार का यहां पर किसी प्रकार का कोई समर्थन न दिया जाए। तो ये घटना शुरू हुई है जून 1920 में। कारण वही है, खिलाफत आंदोलन की जो बातें हैं, खिलाफत जो आंदोलन की बातें हैं, उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जब सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया तो आगे चल करके हम यूं कह सकते हैं कि जो अली बंधु हैं, उनकी जो डिमांड्स थी उनको यहां नहीं माना गया। तो जून 1920 में इस तरीके की कार्यवाहियां शुरू हुई, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। अगस्त 1920 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगस्त 1920 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें 1 अगस्त की। 1 अगस्त 1920 ये वो दिन है जो कि दुखों का एक दिन है। और दुखों के इस दिन में जो तिलक हैं, महान राजनेता जो थे उस समय, बहुत बड़ी एक हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि या राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ा गैप यहां पर हो गया कि बीजी तिलक की डेथ हो गई। 64 वर्ष के थे उस समय वो, 64 ईयर्स के, जब बंबई में उनकी डेथ हो गई। डेथ का कारण जो है उन्हें मलेरिया हो गया था, और मलेरिया हो जाने की वजह से शरीर जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया उनका। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु मतलब आप समझिए कि इतने बड़े राजनेता थे, इतनी बड़े नुकसान उस समय भारतीयों को हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंतिम संस्कार में उस समय 2 लाख लोग शामिल हुए थे। इतनी बड़ी जनता किसी के फ्यूनरल में अभी तक नहीं थी।
तो 2 लाख लोग जो है इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, इतना बड़ा था कह सकते हैं। गांधी जी तिलक से बहुत प्रेरित थे, इसलिए इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही बीजी तिलक की जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन ही उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अपनी तरफ से उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा यहां यह भी ध्यान रखना है कि इसी अगस्त के आखिरी दिन यानी 31 अगस्त को 31 अगस्त को जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन ने भी असहयोग शुरू कर दिया। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ना, इसने घोषणा करी थी अगर शर्तें नहीं मानी गई तो अब जो है वो क्या कर देंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। तो 31 अगस्त को यह भी असहयोग आंदोलन शुरू कर देता है और 1 अगस्त को गांधी जी ने तिलक जी की मृत्यु के दिवस से ही इसको जो है आंदोलन का रूप दे दिया था, क्योंकि ये उनका ही विचार था, तिलक का ही विचार था ये, जिसे गांधी जी ने साकार किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ जिसमें यह संकल्प लिया गया। संकल्प क्या लिया गया? घोषणा एक तरीके से। अब ये तो पर्टिकुलर डेट से उन्होंने कह दिया गांधी जी ने कि हम शुरू कर रहे हैं। सितंबर 1920 में फिर क्या नाम है, कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस की मीटिंग, और ये कहां हुई? कलकत्ता में। और कलकत्ता की इस मीटिंग में यह विचार किया गया कि हम पूरी तरीके से, देखिए जब इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब तक जो है जो पंजाब और खिलाफत की जो भरपाई है, यानी पंजाब में जो नुकसान किया है ब्रिटिश सरकार ने और खिलाफत आंदोलन में जो नुकसान किया है ब्रिटिशर्स ने और विश्व में जो नुकसान किया है खिलाफत के दृष्टिकोण से, उसकी जब तक भरपाई नहीं होगी तब तक स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया था पंजाब में कितना भीषण नरसंहार के साथ साथ अत्याचार महीनों तक चला था, हजारों लोग इससे, लाखों लोग इससे पीड़ित हुए। तो इन दो के खिलाफ जब तक ब्रिटिश सरकार पछतावा नहीं करती है और तब तक जो हम स्वराज की कल्पना करें तो यह संभव नहीं है। और ये विचार तिलक जी के थे और इसी विचार को दोहराया गया इस सितंबर के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में। और लोगों से अपील करी गई, लोगों से अपील करी गई कि वे सरकारी संस्थानों में न जाएं, मना करने जाने से, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे वो विद्यालय ही क्यों ना हो, सरकारी सारी चीज बाइकआउट की जाए। वस्त्रों, सरकारी जो विदेशी जो वस्त्र हैं उन्हें अनएक्सेप्ट किया जाए, खादी शुरू किया जाए। और ये वो समय है जिसमें खादी जो है वो नेशनल सिंबल की तरह बन गई। राष्ट्रवादियों ने खादी वस्त्र पहनने शुरू कर दिए और खादी इस बात का प्रतीक होने लगी कि हम इस आंदोलन में शामिल हैं ब्रिटिशर्स के विरोध में। तो महिलाओं, स्त्रियों, सभी से कह दिया गया कि सब अपने अपने स्तर से विरोध करना शुरू करें। उसके बाद दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में औपचारिक रूप से नागपुर का अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन हुआ और औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा की गई कि इसे समग्र भारत में इस आंदोलन को फैलाया जा सकता है। तो एक तरीके से यह पहला मास मूवमेंट था जिसे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक्सेप्ट किया गया था कि इसे पूरे भारत में चलाया जाए। यह चलाया जाएगा, इसकी घोषणा कलकत्ता में हुई 1920 में और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने कर दी थी। और इससे पहले 1920 में जून में प्रारंभिक तौर से अगर देखा जाए तो विरोध आंदोलन शुरू हो गया था, तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि इसकी चिंगारी जली है। तो यह है असहयोग आंदोलन के बारे में संपूर्ण जो डिटेल है जो मैंने आपको बताई। तो ये आप समझ पाए होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन बाकी जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है असहयोग आंदोलन के समय हुए परिवर्तन पर विचार करें और गलत विकल्प को चुनें। तो देखिए, पहला विकल्प लिखा है नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में मैंने आपको बताया 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। यह भी थोड़ी देर पहले नागपुर अधिवेशन की बात हो चुकी है 1920 में।
तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर में हुआ था भाई, आपको मालूम ही है, थोड़ी देर पहले भी इसी पर चर्चा हुई। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। देखिए, एक तो हमने ये बात करी कि नागपुर अधिवेशन में एक घोषणा तो ये हुई है कि समग्र भारत में असहयोग चलाया जाए, असहयोग आंदोलन चलेगा। एक तो बात ये हुई है। कांग्रेस भी इस घोषणा के बाद एक नए रूप में सामने आती है। बड़े विशेष परिवर्तन कांग्रेस में किए गए, जिसमें संविधान जो है वो बदला गया। कांग्रेस का जो संविधान है उसे भी बदला गया। गांधी जी ने इसी में घोषणा करी थी कि ब्रिटिश जनता ये अच्छी तरीके से जान ले कि यदि अगर भारतीयों की मांग पूरी नहीं करी जा रही है तो वो इस बात को सोचना छोड़ दें कि हम उनके सरकार का सहयोग करने वाले हैं या उनकी किसी बात को मानने वाले हैं। तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुए और संविधान में परिवर्तन करके एक बात यह भी कही गई है कि कांग्रेस में वर्किंग कमेटी का गठन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होगा, जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक सचिव होगा और एक अध्यक्ष होगा। अभी तक कैसे चलता आता था, हर बार एक मीटिंग होती थी, बस कांग्रेस एक मंडल था जिसमें लोग थे, कौन इंपॉर्टेंट सदस्य है, कौन रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, कौन वर्किंग कमेटी में शामिल है, कौन इसका सेक्रेटरी है, ये सब चीजें पहले नहीं थी। जो जनाभाव समझ में आता था ब्रिटिशर्स को, उस जनाभाव के माध्यम से वो आंदोलन करते थे, राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसका परिणाम ये होता था कि ये आंदोलन सिर्फ अधिकतम पेनिट्रेशन अगर इसका देखें तो मध्यम वर्ग के लोगों तक था, और खास तौर से अगर देखें तो उच्च वर्ग के लोग इसमें थे। तो उच्च और मध्यम वर्ग ही भारत में निवास थोड़ी कर रहा है। भारत तो उस समय इससे निचला जो स्तर था उसमें निवास कर रहा था। ये तो भारत का बहुत छोटा सा अंश था और आप उससे लेकर के आंदोलन चला तभी तो सफल नहीं हो रहा था। गांधी जी का ये पॉइंट आउट किया गांधी जी ने, और उन्होंने बताया कि एक वर्किंग कमेटी होनी चाहिए, जो ऐसी वर्किंग कमेटी हो जो सभी भारतीयों का ध्यान रख सके, जिसमें एक सचिव और एक अध्यक्ष भी हो। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में निर्धन ग्रामीण और निर्धन नगरवासी जो हैं वो भी सदस्य बन सकते थे कांग्रेस के। मैंने बताया ना, कांग्रेस में अभी मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेशन देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लोगों का था। अधिकतर उच्च वर्ग के लोग तो थे, पढ़े लिखे थे, राष्ट्रवादी थे, ये सब अपनी बातें सही हैं, लेकिन फिर भी, है ना, समझ नहीं पा रहे हैं आप। तो वो चीज यहां पर जो एक कमी महसूस हो रही थी कि जो वास्तविक भारत है वो तो इसमें शामिल ही नहीं था। वास्तविक भारत को शामिल करना भी अब कांग्रेस में शुरू हो गया। इसके लिए अल्पतम शुल्क रखे गए, और शुल्क मालूम है उस समय कितना रखा गया? 4 आना। 4 आना वार्षिक। किसी को कांग्रेस ज्वाइन करनी है तो 4 आना वार्षिक में वो ज्वाइन कर सकता था। फिर वो कितना भी अशिक्षित हो, कितना भी ग्रामीण हो, कितना भी गरीब हो, शहर का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रवादी होना चाहिए, ये फर्क पड़ता है, या राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होने की उसकी उत्सुकता हो। तो ये 4 आना, वही 25 पैसा जो आज के समय का है, 25 पैसे, ये शुल्क रखा गया और सदस्य बन सकते थे। अब जो कांग्रेस थी वो गांव तक प्रवेश कर गई, ऐसे समझ लीजिए आप, गरीबों तक, आत्मा तक भारत के प्रवेश कर गई। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। यह भी हुआ, आह्वान किया गया था छात्रों से कि ऐसा करिए, तो उन्होंने किया। और उस समय जो सरकारी कॉलेज है उसको छोड़ करके जो राष्ट्रीय कॉलेज है उनका उदय हुआ। राष्ट्रीय कॉलेज में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में भी है, यह स्थापित किया गया अलीगढ़ में। कहां पे स्थापित किया गया? अलीगढ़। इसके अलावा बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, इस तरीके के जो विद्यालय हैं वो एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, इस तरीके के ये राष्ट्रीय कॉलेजेस का उदय हुआ।
तमाम सारे राष्ट्रवादी जो शिक्षक हैं वो इसमें पढ़ाने लगे, इनके एस्टैब्लिशमेंट में इनका योगदान होने लगा। तो इससे राष्ट्रवादी जो शिक्षा है उसका प्रमोशन हुआ बहुत ज्यादा तरीके से देखा गया। इसी तरीके से गुजरात में भी एक गुजरात विद्यापीठ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, गुजरात विद्यापीठ। इसके अलावा इसी समय ही तमाम सारे जो बड़े वकील थे, बड़े वकील जिनको बहुत सरकार की तरफ से पैसा मिलता था, सरकारी वकील थे, सभी बड़े बड़े वकील थे, राजगोपालाचारी हों या फिर मोतीलाल नेहरू हों या फिर दूसरे कोई भी बड़े वकील हों, सब ने वकालत जो है वो छोड़ दी और देश के लिए काम करना शुरू कर दिया निःशुल्क। इतने बड़े बड़े अमाउंट पे उन्होंने, सब जो बड़ा बड़ा पैसा पाते थे ये सब लोग जो है छोड़ देते हैं। और अब आंदोलन चलने के लिए पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए तिलक राजकोष का गठन किया गया, तिलक राजकोष का गठन किया गया और सब ने बढ़ चढ़ करके इस राजकोष में जो है वो धन दिया, पैसा दिया। और मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ ही समय में लगभग इसमें 1 करोड़ रुपए जो है वो जमा हो गए, 1 करोड़ रुपए इस राजकोष में इकट्ठे हो गए। और यह भी कहा जाता है कि इस राजकोष में धन देने में सबसे आगे यदि अगर कोई रहा तो भारतीय महिलाएं रहीं। महिलाएं, इन्होंने अपने जेवर गहने जो हैं ये सब बेच दिए और बेच करके राष्ट्र के नाम पर आंदोलन रुकने ना पाए, इसके लिए इन्होंने स्त्री और जेवर इनको पृथक नहीं कर सकता है कोई। और तब जब आप उस समाज में हो, आज के समाज में तो फिर भी कोई बात नहीं, करा जा सकता है, लेकिन ये आप कल्पना करिए जिस समय का इतिहास पढ़ो, उस समय के इतिहास को जीना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ये वो समय जिस समय स्त्री और जेवर अलग हो ही नहीं सकते थे, राष्ट्र के लिए अलग हो गए, दे दिए। मतलब जीवन रहेगा, राष्ट्र रहेगा, तब तो जेवर का इस्तेमाल करेंगे। ये आलम है। आज दे सकता है कोई क्या, पता नहीं। अगला लिखा है, जुलाई 1920 में खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन अभी भी जिंदाबाद है। नहीं, ये समय जुलाई 1920 नहीं है, ये जुलाई है 1921। जुलाई 1921 में घोषणा की गई थी। घोषणा सही लिखी है लेकिन डेट गलत लिखी है। ऑप्शन इसका जो है डी हो जाना चाहिए अगर गलत विकल्प को हमें चुनना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि खिलाफत आंदोलन ने घोषणा करी है कि कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा, यानी ब्रिटिश फौज में नहीं जाएगा। सीधी सी बात है। तो देख सकते हैं आप कितना विरोध हो रहा है, राष्ट्रवाद अब चरम पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये कथन कारण से संबंधित है। कथन में दिया है, नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी अंग्रेज जो हैं, वहां पर अगले जो राजा बनने वाले हैं उनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। तो जो ब्रिटिश सिंहासन के प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उत्तराधिकारी जो थे, उनको भारत बुलाया गया और भारत भ्रमण पर वो आए तो उनका स्वागत यहां के राष्ट्रवादियों ने बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों द्वारा किया। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये घटना ठीक उस समय के पहले की है जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस आंदोलन को इसका दमन करना चाहते हैं। तो दमन करने से ठीक पूर्व की एक घटना है। नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के जो उत्तराधिकारी थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वो यहां पर आते हैं इस उद्देश्य से कि भारत में भ्रमण करेंगे और यहां के लोगों को समझाएंगे। लेकिन यहां के लोगों ने उनका विरोध किया, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए। ब्रिटिश सरकार ने उनसे निवेदन किया था कि जनता और राजा महाराजाओं में वफादारी की भावना जगाने के लिए वे भारत की यात्रा पर आए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, उस समय जो भारत की ब्रिटिश सरकार है उसने प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया कि यहां जो असंतोष की भावना, भाई ये तो मालिक और नौकर वाला व्यवसाय समझते थे ना, ये मालिक हैं और नौकर हैं। मालिक ये खुद हैं और भारतीयों को ये दास समझते हैं। दासों ने विद्रोह शुरू कर दिया है, तो अब ये सोच रहे हैं कि बड़े मालिक को बुलाया जाए। वो स्कूल में होता है ना कि जब एक
साधारण टीचर से व्यवस्था नहीं सुधरती है तो वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल साहब आते हैं। जब प्रिंसिपल साहब आते हैं तो सारे बच्चे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। यही कल्पना ये कर रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे। ये वो बच्चे बन चुके थे, ये दास अब ये वो बच्चे बन चुके थे जो इस साधारण चीज को असाधारण बना दिए थे। अब प्रिंसिपल भी आएगा तो हम उत्पात रोकेंगे नहीं, क्योंकि स्कूल में अत्याचार चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। वो वाला है, वो वाली हरकत है। तो ब्रिटिश सरकार ने उनसे निवेदन किया था कि जनता और राजा महाराजाओं में वफादारी की भावना जगाने के लिए भारत की यात्रा पर आए, लेकिन हुआ क्या कि उन्हें अब इस उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य से आते। मान लेते हैं कि जो भारतीयों की डिमांड थी, अगर उस डिमांड को एक्सेप्ट करने के उद्देश्य से ये आ रहे होते तो शायद ये विरोध प्रदर्शन नहीं होता। पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ क्यों? क्योंकि तुम जो है रोते हुए बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाने आए हो, चॉकलेट देने आए हो। तो ये वो रोता हुआ बच्चा नहीं है जो तुम्हारे चॉकलेट देने से चुप हो जाएगा। ये वो उग्र बच्चा हो चुका है जो अच्छी तरह से अपने हक को जानता है कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या मांगना चाहिए। तो ये पेरेंट्स तो क्या ही है, मतलब ये केवल इसके उदाहरण की जो मूल भावना है उसको समझने का प्रयास कीजिए। शब्दशः तो ये सही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन में जो बात लिखी है कारण वही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर में जो बात लिखी है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो कथन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहां पर सही रहता है। और जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद दमनकारी चक्र चलने शुरू हुए। दमनकारी चक्र कुछ इतना चला कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी को छोड़ करके शेष समस्त जो आंदोलनकारी थे उन्हें गिरफ्तार करके प्रताड़नाएं दी गईं। जेल भरो आंदोलन भयंकर तरीके से चला यहां पर। तो ये था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव में क्या शामिल नहीं था? तो क्या चीज है जो उनके प्रस्ताव में शामिल नहीं है? दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इन्हीं सब जो चीजें चल रही हैं, मैंने आपको बताया कि नवंबर 1921 में आप देख रहे हैं कि ये भारत आ रहे हैं, बात नहीं बनी तो दमनकारी चक्र जो है चलना शुरू कराया गया। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होना अनिवार्य हो गया। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में मीटिंग हुई और अधिवेशन में प्रस्ताव में शामिल किया गया कई सारी बातों को। तो कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पंजाब और खिलाफत की गलतियों की भरपाई के बगैर स्वराज स्थापित नहीं करने का दृढ़ मत को दोहराया गया। देखिए यहां पर शब्द लिखा है दोहराना। इससे पहले भी ये चर्चा हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसी बेसिस पे शुरू किया था 1920 में। एक बार फिर से उसी संकल्प को उसमें दोहराया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रस्ताव में सभी भारतीयों और खासकर छात्रों से आग्रह किया गया कि वे स्वयं सेवक संगठनों में भर्ती होकर चुपचाप बिना प्रदर्शन की गिरफ्तारी दें। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बड़े जो राजनेता थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। अब छात्रों के हाथ में कमान दी गई, दूसरे भारतीयों के हाथ में कमान दी गई जो अभी खाली हैं, वो भी स्वयं सेवक संगठन बनाएं और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहे। गिरफ्तारी से डरे नहीं। जहां त्याग और बलिदान है वहीं कुछ प्राप्य है, वरना सभी चीजें अप्राप्य रह जाएंगी। तो यह संकल्प है। सांप्रदायिक एकता। अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सिख ईसाई नहीं होगा, यहूदी नहीं होगा, स्त्री पुरुष नहीं होगा, वृद्ध बच्चे नहीं होगा, युवा युवती नहीं होगा, जनजाति सामान्य नहीं होगा। सब एक होंगे और सब एक होकर के स्वदेशी का व्यवहार करने के लिए सांप्रदायिकता का व्यवहार रखना है और स्वदेशी का व्यवहार रखना है, इसका संकल्प लिया गया। और स्वदेशी के व्यवहार के लिए केवल खादी पहनने की शपथ लेनी पड़ती थी। इस संकल्प पत्र में शपथ लेने, इस आंदोलन में अब जो शामिल होगा वो संकल्प लेगा। इसमें जो शामिल होगा वो गिरफ्तारी का संकल्प देगा और अहिंसा को अपनाएगा। अहिंसा पूर्वक बिना प्रदर्शन के गिरफ्तारी देनी है। हिंदू स्वयं सेवकों ने सक्रिय रूप से छुआछूत से लड़ने की शपथ लेने के बजाय स्वराज स्थापित करने पर जोर देने की शपथ ली। स्वराज स्थापित करने की शपथ तो लेनी है, लेकिन क्योंकि अन्य संप्रदायों में जैसे धार्मिक संप्रदाय हैं, उन्हीं में से एक संप्रदाय ये भी है जो जाति संप्रदाय कहलाता है, जो कि हिंदुओं में सबसे ज्यादा व्यापक था। तो हिंदुओं ने शपथ ली कि छुआछूत से लड़ेंगे
कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सभी भारतीय हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि छुआछूत से लड़ने की शपथ लेने के बजाय स्वराज स्थापित करने के जोर देने की शपथ ली, ऐसा नहीं है, यह शपथ भी उन्होंने ली है। तो यही जो बात लिखी है वो थोड़ी सी गलत है। तो इस प्रकार से आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का राष्ट्र, जो कि बहुत समय पहले नहीं, बहुत समय पहले की घटना नहीं है, 1920 से 100 साल पहले की घटना है, 100-102 साल पहले इसी धरती पर, इसी जमीन पर राष्ट्र के लिए इस तरीके की भावना और सोच रखने वाले लोग जीवित थे, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। वरना आज हमारे ऊपर भी कॉलोनी का ताज होता, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसका आज भी होता संभवतः। तो क्या आज ये प्रेरित भावनाएं लोगों के हृदय में हैं? यदि अगर हैं तो भारत जीवित है, यदि अगर नहीं है तो भारत केवल भौतिक रूप से जीवित है, आत्मीय रूप से मृत हो चुका है। तो इसे बनाए रखना है, आत्मीय रूप से भारत को मृत नहीं करना है, जीवित रखना है भौतिक और आत्मीय रूप से दोनों तरीके से। और ये सब चीजें प्रेरित करने के लिए आपको इनकी स्टडी करना जरूरी है। आप इनको पढ़िए, बुक से जाकर के दोबारा से सारी चीजें पढ़िएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इस बात का मेरा दावा है। लेकिन ध्यानपूर्वक अगर यदि आपने लेक्चर सुना होगा और फिर आप किताब को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। इसीलिए मैं जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं वो उसमें मैं अपनी खुद की लैंग्वेज बहुत कम रखता हूं, जिससे कि आपको किताब की भाषा में ही समझा सकूं और किताब में लिखी चीजें आप जब दोबारा पढ़ें तो आपको समझ में। इसी उम्मीद के साथ कि अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी, आज लेते हैं अलविदा। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको इसको स्कैन करिए, वहां से मिल जाएगी, या फिर आप इस लिंक से जुड़ जाइए। बाकी चीजों के लिए आप अपने विचार शेयर करिए हम पर, भारत के प्रति आपके क्या विचार हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम आपसे मिल सकते हैं। और आप स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरीके के अद्वितीय प्रोग्राम्स के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।